नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में देखेंगे कि भारतीय विद्युत अधिनियम क्या है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल क्या है, जो सन 1956 में संशोधन करके बनाए गए थे। 1910 में बनाए गए थे, लेकिन सन 1956 में उनका संशोधन हुआ। जिन नियमों के आधार पर अपनी इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग किया जाता है, इन इलेक्ट्रिसिटी के जो नियम हैं, जो इंस्टॉलेशन हैं, जो लाइनें हैं, उनका उपयोग किया जाता है। तो वो नियम हैं क्या दोस्तों? वैसे नियम तो बहुत ज़्यादा हैं, 140 प्लस के करीब नियम हैं, लेकिन अपने यहाँ एग्जाम की दृष्टि से देखते हुए मुख्य पॉइंट पढ़ेंगे। लगभग आपको वो नियम सारे बता दूंगा कि जो मुख्य आपके एग्जाम की दृष्टि से देखते हुए और दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले नियम हैं, वो आपको बता दूंगा यहाँ उस नियम में। दोस्तों, नियम में क्या होता है कि जैसे कि किसी इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करना, कितने वोल्टेज की लाइन कहाँ पर जाएगी, कितनी गुजरेगी, दूरी क्या होगी, दो लाइनों के बीच की दूरी क्या होगी, दो कंडक्टर के बीच की दूरी क्या होगी, सब कुछ पूछा जाता है यहाँ पर। तो अब उन नियमों के ऊपर देखा जाए तो आपसे एग्जाम में दो तीन क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। आप देखोगे सर ये तो किताब में नहीं है, अरे वो बुक्स में तो आते हैं, लेकिन वो नियम के ऊपर ही बुक्स छपती है, नियम के ऊपर ही बुक्स बनाई जाती है। तो वो नियम है क्या? मोस्ट इंपोर्टेंट नियम पढ़ने वाला हूँ और आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा आप लोगों को, और सारे नियम आप कंटिन्यू लिखते जाना, लेकिन वीडियो पूरा जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में बहुत कुछ बातें आपकी मतलब क्लियर होने वाले हैं, आपके बहुत कुछ कंफ्यूज क्लियर होने वाले हैं। नियम कौन से हैं? नियम तो वैसे ज़्यादा होंगे, लेकिन मैं 28 से 20 के आपको मोस्ट इंपोर्टेंट नियम आपको बताता रहूँगा, ये नियम मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आज इस वीडियो में देखेंगे भारतीय विद्युत अधिनियम, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल क्या क्या है, जिनके आधार पर इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले आपको रूल नंबर बताता हूँ, लिखते जाना। ज़्यादा यदि मैं आपको डीपली समझाऊंगा तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि नियम बहुत ज़्यादा हैं। तो आपको दिखाता हूँ रूल नंबर 28। रूल नंबर क्या पढ़ेंगे? 28 पढ़ेंगे। ये रूल सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए है, क्योंकि इस रूल के ऊपर आपसे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है केबलों के बारे में, या वोल्टेज के बारे में, या लाइनों के बारे में। तो इसमें क्या आता है, वो वोल्टेज होते हैं। ये नियम किससे संबंधित है? वोल्टेज से संबंधित नियम है, वोल्टेज से संबंधित नियम है। ये नियम किससे है? वोल्टेज से संबंधित है। अब वोल्टेज से संबंधित कैसे? देखो यहाँ क्या होने वाला है, आप लोगों को बताऊं। लो वोल्टेज, देखो वोल्टेज की कैटेगरी, इस नियम में क्या बांटा है? वोल्टेज की कैटेगरी बांटे। मैं थोड़ा इसी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, फिर आपको मैं धीरे धीरे फटाफट लिखाता रहूंगा और आप लिखते चले जाना, ठीक है ना? और लेकिन आपके लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे। इस नियम में क्या देखो, इस नियम में वोल्टेज की कैटेगरी बांटी गई है। सबसे पहली कैटेगरी बांटी गई है लो वोल्टेज की। क्या लिखेंगे? लो वोल्टेज। इसको एल भी लिख दूंगा शॉर्टकट में। लो वोल्टेज का वोल्टेज रहेगा 250 वोल्टेज तक। कहाँ रहेगा? 250 वोल्ट तक रहेगा, याद रखना। 250 वोल्टेज इससे कम रहेगा, 250 वोल्टेज या इससे कम मान लो, इससे कम मान सकते हैं, लेकिन 250 वोल्टेज तो ऊपर नहीं जाएगा, 250 वोल्टेज तक रहेगा। फिर आपका आता है मीडियम वोल्टेज, एम वी लिख देता हूँ, ठीक है ना? आप लिखते चले। मीडियम वोल्टेज में क्या आता है? 250 वोल्टेज से 600 वोल्ट तक आता है। ये कितना रहेंगे? मीडियम वोल्टेज रहेंगे, 250 वोल्टेज से 650 वोल्ट तक आता है, ये मीडियम वोल्टेज में रहेंगे। फिर आपको लिखता हूँ हाई वोल्टेज, मैं भी लिख देता हूँ, आप लिख लेना हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज में कितने वोल्टेज आते हैं? देखो धीरे धीरे आपको सब कुछ बता रहा हूँ। 650 वोल्ट तो आगे, 650 से 33 केवी तक। कहाँ आएंगे? 650 वोल्ट से 33 केवी तक आते हैं, यहाँ 33 केवी तक पहुँच जाएंगे। 11 केवी भी हाई वोल्टेज की श्रेणी में आता है, क्या देखना। 11 केवी किस में आता है? हाई की। 650 से ऊपर जितने भी वोल्टेज होंगे 33,000 तक, वो किस में आएंगे? हाई वोल्टेज की श्रेणी में आएंगे। हाई वोल्टेज की लाइनें, लो वोल्टेज की लाइनें, एक्स्ट्रा हाई टेंशन की लाइनें, हाई टेंशन की लाइनें, वो हाई टेंशन की लाइनें यहाँ आती हैं। अब उसके बाद में आता है एक्स्ट्रा हाई टेंशन, EHV की लाइनें। इसकी फुल फॉर्म आएगी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज मान लो, या एक्स्ट्रा हाई टेंशन मान लो, भी किसी का कभी टी भी आता है। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में क्या आता है? 33 केवी से 132 केवी तक आता है। कितना? 33 केवी आ गया, 33 केवी से शुरू होता है और 132 केवी तक इस रूल नंबर 28 में आता है कि इन वोल्टेज की कैटेगरी बांटी गई है। उसके बाद में देखो सुपर एक्स्ट्रा हाई टेंशन, SEHV, सुपर एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन होती है, ठीक है ना? इसका नाम है सुपर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन, सुपर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन। ये 132 केवी से ऊपर आता है, 132 केवी से ऊपर जितनी भी लाइनें होंगी वो सारी आएंगी। 132 केवी से ऊपर कौन से आते हैं? 2,20,000 के लिए 220 केवी के आते हैं, 400 केवी के आते हैं, 650 केवी के आते हैं, ठीक है ना? 765 के भी आते हैं। जितने भी लाइनें होंगे सारी एक्स्ट्रा हाई टेंशन, सुपर एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइनें आएंगी, ठीक है ना? ये तो थी आपके इस रूल नंबर 28 में जो मैंने आपको लिखवाया है। उसके बाद आपको बताता हूँ, देखो ये केबलें में मिलेंगे आपको, हाई वोल्टेज की केबल, एक्स्ट्रा हाई टेंशन की केबल, वो आपको इसी श्रेणी में आते हैं कि कितनी वोल्टेज की केबल होगी।
अब दिखाता हूँ रूल नंबर 31, 32, 33 ये सारे किससे संबंधित है? अर्थिंग से संबंधित नियम है। रूल नंबर 32 की बात की जाए यहाँ पे, देखो 28 से आगे 29, 30 अपने काम के नियम, क्योंकि आप उतना डीपली मत देखो, मैं आपको मोस्ट बता रहा हूँ। फिर आता है रूल नंबर 31 की बात कर लेता हूँ। 31 भी किससे संबंधित होगा? 31 भी अर्थिंग से संबंधित होगा। ये किससे संबंधित है? अर्थिंग से संबंधित है। अर्थिंग कहाँ होनी चाहिए? अर्थिंग से संबंधित ये नियम आपका। पूरी बातें बताऊंगा, ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ूंगा जो आपके एग्जाम में आया हो और मैंने नहीं बताया हो, या ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपके समझ में नहीं आया हो इस इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के तहत, या ऐसा कोई टॉपिक है जो आपको मैंने नहीं बताया। पूरी बातें बताऊंगा और नियम जो आपके एग्जाम में आए हैं और आपके जनरल नॉलेज के लिए, आपके ज्ञान के लिए कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रयोग करते समय किन किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए, वो भी आपको बताने वाला हूँ। वायरिंग के नियम कुछ अलग होंगे, वो भी आपको वहां बताऊंगा। वायरिंग के नियमों में बताऊंगा। यहाँ किसकी सिर्फ ओवर हेड लाइनों की बात कर रहा हूँ मैं, इन्हें की घर की वायरिंग की, न कोई मतलब कि उसकी किसी कारखाने की वायरिंग या किसी इंडस्ट्री की वायरिंग बता रहा हूँ। सिर्फ ये मैं आपको ओवर हेड लाइनों में जो प्रयोग होने वाले हैं अर्थिंग के बारे में, उसका प्रयोग होना वो बता रहा हूँ आपको। वायरिंग के नियम कुछ अलग आएंगे, वो तब बता दिए जाएंगे, वायरिंग के चैप्टर पढ़ाएंगे। इस नियम में क्या था देखो, ये अर्थिंग से संबंधित नियम है। इस नियम के बारे में लिखो तो लिख लो, जिन चालकों के साथ, जिन चालकों में जो चालक रहेंगे, जैसे कोई चालक तार आ गए या अपने घर में अपनी 3 फेज की लाइन आ गई, ठीक है ना, जिन चालकों के साथ अर्थिंग नहीं होती है, माना कि 3 फेज की लाइनें आ गई, 3 तार की लाइनें हैं और अर्थिंग साथ में नहीं है, तो उस तीनों तारों को, उस लाइन को कहाँ, चालकों को कहाँ लगाना चाहिए? आईसी टिप्पी स्विच में लगाना चाहिए, आईसी आयरन क्लेड स्विच में लगाना चाहिए। लिख लेना, जिन चालकों में या जिन चालकों के साथ अर्थिंग नहीं होती है उनको ICS आयरन क्लेड स्विच में स्थापित करना चाहिए, आयरन क्लेड स्विच में लगाना चाहिए, और ये स्विच निर्धारित स्थान पर होने चाहिए, ठीक है ना। जो अर्थिंग नहीं आएगी उसको आयरन क्लेड स्विच में लगाएंगे, और आयरन क्लेड स्विच का मतलब आयरन क्लेड लोहे की बॉडी का स्विच का, उसको अर्थिंग कर देंगे। ये आता है रूल नंबर 31 में। अब रूल नंबर 32 की बात की जाए, ये अर्थिंग से संबंधित है। रूल नंबर 32 की बात की जाए, नियम नंबर 32 की बात की जाए, ये भी किससे संबंधित है? ये अर्थिंग से संबंधित नियम है। इसमें अर्थिंग के बारे में क्या लिखा, आप धीरे धीरे सारी बातें लिखते जाना। मैं कुछ हालांकि स्पीड से जरूर बोलूंगा, लेकिन क्योंकि कुछ रूल ज़्यादा हैं तो यहाँ पर टाइम लग सकता है, इसलिए मैं आपको धीरे धीरे सारी बातें बताऊंगा। तो रूल नंबर 32 में क्या हो सकता है आपको बताता हूँ। जहाँ अर्थिंग हो वहाँ पर इंडिकेशन अवश्य लगाना चाहिए कि यहाँ पर अर्थिंग है। याद रखना, इस रूल नंबर 32 में आता है जहाँ अर्थिंग हो, अब मन की अर्थिंग से संबंधित नहीं है, और जहाँ अर्थिंग हो वहाँ इंडिकेशन अवश्य लगाना चाहिए। और अर्थिंग कहाँ हो? उपभोक्ता एरिया के अंदर, जैसे किसी बिजली बोर्ड ने अपने को कनेक्शन दिया तो अपने घर में अर्थिंग होनी चाहिए, और वहाँ लगा देने कि यहाँ पे अर्थिंग का एक सिंबल आता है, सिंबल लगा दो या इंडिकेशन लगा दो, यहाँ पे अर्थिंग है। तो अर्थिंग जो भी होगा वो कंज्यूमर के एरिया में होगा, कंज्यूमर के स्वयं के एरिया में अर्थिंग होनी चाहिए, और अर्थिंग का इंडिकेशन लगाना चाहिए। अर्थिंग को वहाँ से स्टार्ट करना चाहिए जहाँ से आपकी सप्लाई स्टार्ट होती है। ये रूल नंबर 32 में आता है अर्थिंग से संबंधित। लिख लिया कि जहाँ अर्थिंग हो वहाँ इंडिकेशन स्विच लगाना चाहिए, अर्थिंग वहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए जहाँ से ऐसा आपकी सप्लाई शुरू होती है, और अर्थिंग कंज्यूमर के एरिया में होनी चाहिए। ये रूल नंबर 32 में आता है। अब देखो अगला नियम देखेंगे, रूल नंबर 34। जो नियम मैं छोड़ रहा हूँ अपने मतलब कि इंपॉर्टेंट नहीं है, जितने कि अपने यहाँ समझ रहे हैं या अपनी जनरल नॉलेज के लिए नहीं है, वो इस प्रकार के नियम है कि आपको न तो उपयोग आएंगे, और नॉर्मल नियम होते हैं, जैसे अपने मतलब अपने काम के नहीं होते हैं। तो आपको मैं धीरे धीरे जितने नियम पढ़ाऊँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम आपको बता रहा हूँ, जो कि एग्जाम में आने की संभावना रहती है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे और जिनमें से एग्जाम में क्वेश्चन लगभग आएंगे वो नियम आगे आएंगे लास्ट में। लास्ट वाले नियम आएंगे और हेडलाइन के लिए, जिनमें से क्वेश्चन अवश्य छपता है, एक क्वेश्चन अवश्य माना जाता है कि आएगा एक क्वेश्चन, वो आपको लास्ट बताऊंगा। लेकिन ये नियम भी कम नहीं है कि आपकी नॉलेज के लिए या फिर एग्जाम की दृष्टि से देखते हुए। तो रूल नंबर 34 में क्या आता है, किसी भी बिल्डिंग हो, जैसे कोई भवन है, रूल नंबर 34 की बात करें, किसी भी बिल्डिंग में इंसुलेशन युक्त तार बिना इंसुलेशन, जैसे कोई ये भवन अपना, जैसे आपको दिखाऊं, ये भवन बना दिया आप लोगों ने, ठीक है ना, ये भवन बना दिया यहाँ पे, तो यहाँ से भवन के ऊपर से कोई भी बिना इंसुलेशन का तार या बिना इंसुलेशन की लाइन नहीं गुजारनी चाहिए। जहाँ तक नहीं गुजारनी चाहिए, जहाँ तक किसी वस्तु की सहायता से, जैसे ये लाइन, जैसे ये तार है, यहाँ से अपने किसी तार को, नंगे तार को गुजार दिया, तो इस तार को किसी वस्तु से छू न सके, यहाँ तक आसानी से छू न सके, यहाँ तक इस भवन के ऊपर से बिना इंसुलेशन वाले तार को नहीं गुजारना चाहिए। तो इसके ऊपर लिख सकते हैं, इसमें रूल नंबर 34 में लिख सकते हैं कि किसी भी भवन या बिल्डिंग में बिना इंसुलेशन युक्त तार वहाँ तक नहीं गुजारना चाहिए, उस ऊंचाई तक नहीं गुजारना चाहिए जहाँ तक आसानी से किसी वस्तु की सहायता से पहुँचा जा सके, वहाँ तक नहीं गुजारना चाहिए। लिख लेना इसके बारे में, ठीक है ना। इसलिए में क्या लिखा कि किसी भवन या बिल्डिंग के ऊपर से या भवन के बिल्डिंग में
कि बिना इंसुलेशन का तार उस ऊंचाई तक नहीं गुजारना चाहिए कि जहां तक किसी वस्तु के साथ ऐसे उस तार को छुआ या उस तार तक पहुंचा नहीं जा सकते, वहां तक इसके ऊपर से नहीं गुजारना चाहिए। तो कितनी ऊंचाई तक गुजारना चाहिए वो और हेडलाइन के लास्ट एंड 77 नियम आएंगे, वो आपको बताऊंगा आपको। समझ गए? ये तो था रूल नंबर कौन सा? रूल नंबर 34 था। अब आपको धीरे धीरे आगे पढ़ाऊँ मैं। रूल नंबर आप पढ़ाएंगे 33, सॉरी रूल नंबर 33 बच गया। हाँ 33 भी दिखाता हूँ साथ साथ में। रूल नंबर 33 भी इंपॉर्टेंट है, लिख लो। रूल नंबर 33 भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बता देता हूँ। देखो इसमें क्या, रूल नंबर 33 में कि विद्युत ऊर्जा या विद्युत सप्लाई जो कंपनी को प्रदान करती है, जैसे किसी ने बिजली का कनेक्शन लिया, तो बिजली कंपनी अपन को सप्लाई देगी ना। तो बिजली कंपनी की सप्लाई का एक नियम है, वो कैसे बिजली देगी उसके बारे में सुनो कि विद्युत ऊर्जा या विद्युत सप्लाई प्रदान करने वाली कंपनी अर्थात सप्लायर, जो सप्लाई करता है, सप्लायर को कंज्यूमर के लिए उपभोक्ता के स्थान पर, उपभोक्ता के एरिया में एक अर्थिंग पॉइंट देना अनिवार्य है। वो आपके घर पे एक अर्थिंग पॉइंट अवश्य देके जाएंगे, ठीक है ना। जिसकी देखभाल किसको करनी पड़ेगी? जिसकी देखभाल उनको ही करनी पड़ेगी। एक अर्थिंग पॉइंट पीछे से बन के आएगा और अपने को जरूर देके जाएंगे। तो इसके बारे में लिख सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा या विद्युत सप्लाई प्रदान करने वाली कंपनी को कंज्यूमर के उपयोग के लिए एक अर्थिंग पॉइंट देना अनिवार्य है, ठीक है ना। और उस अर्थिंग की देखभाल भी कंपनी की ही होगी, जो सप्लाई देगा उसकी होगी। ये तो था एक रूल नंबर 33। रूल नंबर 33 में और भी बहुत सी बातें आती हैं। देखो क्या आता है कि जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर मध्यम वोल्ट था, मतलब कि मध्यम वोल्टेज की मैंने आपको कितना रखा, ये मध्यम वोल्टेज 250 750 वोल्ट तक की बात करें, अर्थात 3 फेज की लाइनें होंगी तो वो किस में आएंगी? मध्यम वोल्टेज में आएंगी। 230 वोल्टेज की लाइनें वो किस में आएंगी? वो लो वोल्टेज में आएंगी। मान लीजिए कि 3 फेज का कनेक्शन जिसके पास है वो मध्यम वोल्टेज आ गया, या फिर कई कारखानों में 11 kV का अपने उच्च वोल्टेज, ये हाई वोल्टेज 11 kV का कनेक्शन देते हैं। तो उच्च वोल्टेज की लाइनें होंगी या मध्यम वोल्टेज की लाइनें होंगी, अति उच्च वोल्टेज की लाइनों का अपने परिसर में उपयोग करता है कोई भी कंज्यूमर कौन होगा? कारखाना चलाता वो होगा, कुछ फैक्ट्री वाले होंगे, ठीक है ना। वो स्वयं का अर्थ बनाएगा, उसके लिए कहा कि लो वोल्टेज की लाइनें होंगी जिसको कनेक्शन दिया जाएगा, उसको तो कंपनी खुद बिजली बोर्ड खुद अपने को क्या देगा? कनेक्शन देगा। लेकिन जो हाई वोल्टेज की लाइनें प्रयोग करेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लाइनें प्रयोग करेगा, जो वोल्ट प्रयोग करेगा, उसको स्वयं का अर्थिंग बनाना अनिवार्य है, यह आता है उसके अंदर। और उसकी अर्थिंग की सुरक्षा का जिम्मा कौन लेगा? अर्थिंग की सुरक्षा भी वो कंज्यूमर ही करेगा, ठीक है ना। एक ही आता है उसके अंदर। और जो बिजली विभाग जो अर्थिंग देगा, इसमें लिखा है कि अर्थिंग का खर्चा इस लो वोल्टेज की लाइन में जो अर्थिंग कंपनी देगी, सप्लायर देगा, उस अर्थिंग का खर्चा भी किससे लिया जाएगा? कंज्यूमर से लिया जाएगा। ये भी रूल नंबर 33 में लिखा है। तो कभी कभार अपने किसी से कनेक्शन लेते हैं तो अर्थिंग देना नहीं देना, ये कितनी अर्थिंग देना, अर्थिंग का खर्चा कौन देगा, इंस्टॉलेशन का खर्चा कौन देगा, ये सब के सब किस में है? ये रूल नंबर 33 में आते हैं। तो ये आपका रूल नंबर 33 हो गया कि बिजली बोर्ड से कनेक्शन लेना, अर्थ देना, हाई वोल्टेज के लिए स्वयं को अर्थ करना, अर्थ की देखभाल कंज्यूमर की करना, और अर्थिंग का खर्चा कंज्यूमर से लेना, और EHV के जो इक्विपमेंट होंगी, EHV लाइनें होंगी, सबको अर्थ करना। ये किसका है? रूल नंबर 33 में आता है। तो 34 तक हो गए अपनी। फिर आगे दिखाता हूँ रूल नंबर अगला। अब आपको दिखाता हूँ रूल नंबर 35 की बात। कितना आएगा? रूल नंबर 35 इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल में 35 नंबर रूल में क्या लिखा है उसकी बात कर रहा हूँ। लिख लेना मेरी सारी बातें कि मीडियम वोल्टेज हो और हाई वोल्टेज हो। मीडियम वोल्टेज में कितने वोल्टेज है आपके सामने लिखा है। ये वोल्टेज का आधार, मीडियम वोल्टेज में 250 वोल्ट से 600 वोल्ट तक मीडियम वोल्टेज हो, हाई वोल्टेज हो या EHV वोल्टेज हो, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज की बात करते हैं। इससे अधिक क्षमता पर कार्य करने वाले ट्रांसफार्मर होंगे, मोटर होंगे, जो भी होगा या जनरेटर होगा, वहाँ खतरे का निशान अवश्य लगाना चाहिए, ठीक है ना। किस किस के वोल्टेज पर लिख लेना? मीडियम वोल्टेज पर। यहाँ से देखो, यहाँ से मीडियम वोल्टेज की बात करें, HV हाई वोल्टेज की बात करें और EHV वोल्टेज की बात करें, इनके ऊपर कार्य करने वाले या इसकी क्षमता के ऊपर कार्य करने वाले जनरेटर, मोटर, ट्रांसफार्मर, जो भी इक्विपमेंट कार्य करता है, उसके ऊपर खतरे की प्लेट अवश्य लगानी चाहिए कि यहाँ पे खतरा है। कहाँ से शुरू हो जाता है खतरा? मीडियम वोल्टेज से। तो इनके ऊपर खतरे की प्लेट अवश्य। तो डेंजर प्लेट को लेकर, डेंजर खतरे के निशान को लेकर कौन सा नियम आता है? ये रूल नंबर 33 आता है डेंजर प्लेट के, डेंजर प्लेट के संबंध में ये आता है रूल नंबर 35। आगे समझ में। और देखो अगला रूल आता है रूल नंबर 36 की बात कर लेते हैं कि रूल नंबर 36 में क्या आता है। रूल नंबर 36, नियम नंबर 36 में क्या आता है। देखो ये जो नियम आपको पढ़ा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है, एग्जाम में बहुत मतलब कि एक ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होते हैं।
ठीक है। अब आपको दिखाता हूं, जैसे कोई रूल नंबर 36 में क्या आता है, एक अर्थिंग कर दी, जैसे कि मशीन पर आप कार्य कर रहे हो, ट्रांसफार्मर है या कोई मोटर है या कोई जनरेटर है, किसी मशीन पर आप कार्य कर रहे हो, तो कभी कभार क्या होता है, जैसे अपने सीलिंग फैन की बात कर लेते हैं या और कोई बड़ी मशीन की बात कर लेते हैं, तो वहाँ कुछ चार्जिंग करंट होता है, ठीक है ना। तो वो चार्जिंग मशीन के ऊपर क्या करेंगे, अर्थ लगाकर, जैसे कोई मशीन की बॉडी है, ये मशीन है, जैसे इस पर कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना, और ये दो दे दी, ये मशीन इस पे कार्य कर रहे हैं, जब भी इसके ऊपर कार्य करेंगे तो इसके ऊपर अर्थ लगाएंगे, अर्थ लगा के इसको चार्ज डिस्चार्ज कर देंगे कि इसमें बॉडी में कोई करंट तो नहीं हो जिससे कि अपने को झटकाने लगे। तो इस नियम रूल नंबर 36 में क्या लिख सकते हैं, जब किसी मशीन या किसी इक्विपमेंट पर आप कार्य करते हैं तो उस मशीन की बॉडी को अर्थ का प्रयोग करके चार्ज एवं डिस्चार्ज करना अनिवार्य है, चार्ज एवं डिस्चार्ज करना अनिवार्य है ताकि झटका न लग सके या मशीन खराब न हो सके। ये रूल नंबर किस में आता है, 36 में आता है। उसके बाद बात करता हूँ रूल नंबर 36 के बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट रूल नंबर 38 आता है। रूल नंबर 38 आता है अपने उपयोग के लिए, अपने इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट जो नियम आपको बता रहा हूँ मैं। रूल नंबर 38 में क्या था, देखो, मोटर हो, जनरेटर हो, रेक्टिफायर हो, वेल्डिंग मशीन हो, जो भी हो, जो भी इक्विपमेंट हाई वोल्टेज के ऊपर काम करेंगे, लो वोल्टेज पे काम करेंगे, जो भी होंगे, जिसमें क्या सकता है, ये लिख सकते हैं रूल नंबर 36 में, ये किससे संबंधित हो सकता है। रूल नंबर 36 ऐसे मान लो कि इंसुलेशन से संबंधित है। ये किससे संबंधित था, ये डेंजर प्लेट से संबंधित था, ये इंसुलेशन से संबंधित है। किससे, इंसुलेशन से संबंधित है, विद्युत रोधन से संबंधित है। तो इसके बारे में क्या, इंसुलेशन के संबंधित क्या लिखेंगे कि जब कोई भी मशीन, मोटर, जनरेटर, रेक्टिफायर, वेल्डिंग मशीन, ट्रांसफार्मर में आदि में उचित इंसुलेशन होना चाहिए, ठीक है ना, उचित इंसुलेशन होना चाहिए कि ऐसा इंसुलेशन कमजोर नहीं होगा, आसानी से जल सके। तो आवश्यकता अनुसार उचित इंसुलेशन जरूर लगाना चाहिए, इंसुलेशन से संबंधित है। और ये क्या कहता है कि अंडरग्राउंड केबल जो भी होगी, उसमें उचित लेड शीथ होना चाहिए। ये इसमें आता है रूल नंबर 7 में। लेड शीथ के भी क्या करते हैं कि इंसुलेशन का कार्य करके नमी के प्रवेश को रोकती है, किसमें, केबल में, तो उसमें लेड शीथ होना चाहिए। तो यूजी केबल, अंडरग्राउंड केबल कैसी भी हो, अंडरग्राउंड केबल में लेड शीथ क्या कब के केबल बनाऊं तो बताऊंगा, लेड शीथ का प्रयोग किया जाना अनिवार्य है, ठीक है। अंडरग्राउंड केबल में लेड शीथ का प्रयोग किया जाना अनिवार्य है, जो केबल के एक इंसुलेशन का कार्य कर क्या करती है, उसमें नमी की प्रवेश को रोकती है। यह आता है इस रूल नंबर 38 में। और क्या आता है, 415 वोल्टेज हो या इससे अधिक वोल्टेज हो कि मशीन जो भी होंगी, 415 वोल्ट हो, कितने वोल्टेज यहाँ से शुरू हो जाता है, देखो यहाँ से मीडियम वोल्टेज की बात करें, यहाँ से शुरू हो जाता है, यहाँ से ऊपर की जितनी भी मशीनें होंगी, देखो ये होगी, ये होगी, ये होगी, जितने, उनमें डबल अर्थिंग होनी चाहिए, डबल अर्थिंग होनी चाहिए। ये रूल नंबर 38 में आता है। ये आपके रूल नंबर 38 में, यहाँ पे रूल नंबर धीरे धीरे आपके पास पहुंचूंगा 80 तक, 80-85 तक रूल नंबर के पास पहुंचूंगा। अब कितना है रूल नंबर 38 आगे। अब बताता हूँ आपको रूल नंबर 42, ज़्यादा नहीं रूल नंबर, अब बताता हूँ आपको रूल नंबर 42 में क्या आता है, लिखते चले जाना। रूल नंबर 42 में क्या आता है, देखो, रूल नंबर 42 में आता है कि मशीन को इस प्रकार से निर्माण किया जाना चाहिए, जो भी मशीन बनाएंगे मशीन को इस प्रकार से डिजाइन किया जाना चाहिए। लिखना, मशीन को चाहे कैसी भी मशीन हो, हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज, मशीन को इस प्रकार से डिजाइन किया जाना चाहिए या इस प्रकार से मशीन का निर्माण किया जाना चाहिए कि उस पर रेटेड वोल्टेज से अधिक वोल्टेज चला जाए या रेटेड वोल्टेज से अधिक वोल्टेज अप्लाई कर दिया जाए तो उसका इंसुलेशन जले नहीं, मतलब मशीन खराब नहीं हो। ये भी एक इंसुलेशन से संबंधित है। रूल नंबर 38 और 42 भी क्या है, इंसुलेशन से संबंधित है। ये लिख लेना, इंसुलेशन से संबंधित है कि किसी भी मशीन की रेटेड वोल्टेज से अधिक वोल्टेज दे दिया जाए तो आसानी से इंसुलेशन नहीं जल सके। ये आता है रूल नंबर 42 में। रूल नंबर 42 के बाद आता है रूल नंबर 43। क्या आएगा, रूल नंबर 43 आता है। 43 क्या बताता है, रूल नंबर 43 में क्या लिखा गया है, रूल नंबर 43 में उसमें लिखा गया है कि सभी प्रकार के, जैसे कोई वर्कशॉप होगा, याद रखना, कोई वर्कशॉप है या कोई कारखाना है या कोई फैक्ट्री है, लेकिन सभी प्रकार के इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप, कारखाने या सभी प्रकार के इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन, ठीक है ना, सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक सब स्टेशन में आग बुझाने वाले यंत्र की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। ये रूल नंबर 43 में आता है कि आग बुझाने की व्यवस्था कौन से नियम में लिखी गई है, रूल नंबर 43 में लिखी गई है कि सभी प्रकार के वर्कशॉप, विद्युत सब स्टेशन में आग बुझाने वाले यंत्र की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। ये अग्निशामक के तौर पे आता है, ये अग्निशामक से संबंधित है। ये किससे संबंधित है, अग्निशामक से संबंधित,
ये आता है रूल नंबर 43 में। और क्या लिखा है, इन वर्कशॉप में या सब स्टेशन पर सूखी रेत से भरी बाल्टी को उचित स्थान पर रखा जाना चाहिए। एक तो अग्निशामक यंत्र का प्रयोग अवश्य होना चाहिए और सूखी रेत से भरी बाल्टी को उचित स्थान पर अवश्य रखा जाना चाहिए। ये आता है रूल नंबर 43 में। और क्या आता है, उसमें आता है रूल नंबर 43 में एक चीज और आती है, इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन पर या में प्राथमिक उपचार पेटिका का होना अनिवार्य है, फर्स्ट एड बॉक्स का होना अनिवार्य है। किसका? प्राथमिक उपचार पेटिका, फर्स्ट एड बॉक्स का होना अनिवार्य रूप से। यह रूल नंबर 43 में आता है। फिर आपको दिखाता हूं रूल नंबर 44। नियम नंबर 44 क्या बताता है, रूल नंबर 44 दिखाता हूं आपको। रूल नंबर 44 में क्या आता है, देखो इसमें आता है इलेक्ट्रिक सब स्टेशन पर झटका लगता है, जैसे कुछ झटका लग जाता है तो लिखा जाता है झटके लगता है उसके 4 अवसर लगाने चाहिए उसकी इलाज के लिए। झटका लगता है उसके इलाज के लिए बता दिया। एक तो रूल नंबर 44 में एक तो झटका लगता है ना, झटके लगने की जो चार्ट होता है वो लगाना चाहिए। इसमें लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन पर शॉक ट्रीटमेंट का चार्ट अवश्य लगाना चाहिए कि झटका लगने पर क्या इलाज करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए, उसका चार्ट अवश्य लगाना चाहिए। तो लिख सकते हैं किस में आता है, रूल नंबर 44 में आता है कि इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन पर झटका लगने पर शॉक ट्रीटमेंट में झटका लगने का इलाज क्या करेंगे, उसका उपाय क्या करेंगे, उसका चार्ट अवश्य लगाना चाहिए। यह आता है रूल नंबर 44 में। अब आपको बताता हूँ रूल नंबर 45 में क्या होता है। आप धीरे धीरे सारी बातें जरूर लिखना क्योंकि आपसे परीक्षा में अवश्य पूछे जाएंगे ये चीजें। रूल नंबर 45 की बात करते हैं। इसमें आता है शॉक ट्रीटमेंट चार्ट, शॉक ट्रीटमेंट चार्ट अवश्य लगाना चाहिए। और अब दिखाता हूं रूल नंबर 45 में क्या होता है। रूल नंबर 45 में क्या होता है, अब रूल नंबर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन को जैसे कोई फिटिंग करवाते हैं, इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन कराते हैं, मशीन का निर्माण, मशीन को स्थापित करवाते हैं या कोई फिटिंग करवाते हैं या वायरिंग करवाते हैं आदि का कार्य, या फिर आदि को कंट्रोल करवाते हैं, इसका कार्य किससे करवाना चाहिए। देखो अब रूल नंबर 45 में लिखा है कि इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का कार्य, फिटिंग का कार्य, वायरिंग का कार्य आदि किसी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से पंजीकृत व्यक्ति के द्वारा ही करवाना चाहिए। ये रूल नंबर 45 की लाइसेंस जिसके पास होगा इनका उससे ही कार्य करवाना अनिवार्य है, किसी फर्जी आदमी से नहीं करवाना चाहिए। तो इसमें लिखा है कि रूल नंबर 45 में किसी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का कार्य, फिटिंग का कार्य, वायरिंग का कार्य सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट से पंजीकृत व्यक्ति के द्वारा ही करवाना चाहिए। यह आता है रूल नंबर 45 में। अब आपको दिखाता हूँ रूल नंबर 46 में क्या आता है, ठीक है ना। रूल नंबर 46 की बात कर लेता हूँ यहाँ पे। किसकी? रूल नंबर, ये वोल्टेज आपको दिखाता हूँ कि आप भूल जाओगे वोल्टेज में, तो ये आपको दिखाता हूँ रूल नंबर 46 में क्या आता है। रूल नंबर 46 ये किसके संबंधित होता है देखा पता। तो रूल नंबर 46 में आता है कि जैसे किसी इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन, जैसे कोई इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन है या फिर उसका इंस्पेक्शन करवाना है, जैसे कोई कारखाना है या कोई सब स्टेशन है या कोई वर्कशॉप है उसका इंस्पेक्शन करवाना है, तो 5 साल में अवश्य एक बार इंस्पेक्शन करवाना चाहिए। तो लिख सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, किसी विद्युत अधिष्ठापन की बात करें, हिंदी में लिखेंगे किसी विद्युत अधिष्ठापन के इंस्पेक्शन का समय या जांच का समय 5 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। ये किस में आता है, ये आता है रूल नंबर इसमें 46 में आता है, ठीक है ना। और ये उसके बाद लिखा इंस्पेक्शन का चार्ट, जो इंस्पेक्शन का जो खर्चा होता है, इसमें लिखा कि इंस्पेक्शन जैसे किसी वर्कशॉप का इंस्पेक्शन करवाएंगे, किसी स्टेट गवर्नमेंट से करवाएंगे या किसी पंजीकृत संस्थान से करवाएंगे, तो उसका खर्चा कौन वहन करेगा, कंज्यूमर ही करेगा। तो उस इंस्पेक्शन का चार्ज, उस इंस्पेक्शन का जो खर्चा है वो कंज्यूमर ही से ही वसूला जाएगा। ये लिखा है इसमें रूल नंबर 46 में। अब बात करता हूँ रूल नंबर 47 की बात। तो इसमें क्या आता है, ये किससे संबंधित है, इंस्पेक्शन से, जांच से संबंधित है। ये जांच से संबंधित है ये रूल। अब मैं बात करता हूं, पूरी बातें बताऊंगा आप लोगों को मैं। रूल नंबर 47 की बात कर लेता हूं। रूल बहुत ज्यादा है इसलिए मैं आपको बताया कि मैं थोड़ा स्पीड से जरूर बोलूंगा, लेकिन धीरे धीरे आप अवश्य पूरी बातें लिखना, ठीक है ना। और दोस्तों वीडियो यदि समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। और इस वीडियो के प्रति आपके मन में जो विचार है, जो आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप कमेंट्स में जरूर लिखना कि सर बहुत अच्छी बातें बताई हैं और हमारे लिए वास्तव में इंपॉर्टेंट वीडियो है, या कुछ जीके के लिए या जनरल नॉलेज के लिए या फिर एग्जाम की दृष्टि से देखते हुए या इलेक्ट्रिकल से संबंधित हमारे लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, या आप मेरे को कमेंट से लिख के जरूर बताना। अब आपको बताता हूँ कि रूल नंबर इसमें
47 में क्या होता है? 47 में देखो, जब कोई इलेक्ट्रिकल सप्लाई अपने को प्रदान करता है, जैसे कोई विद्युत बिजली की कंपनी है, इलेक्ट्रिसिटी की कोई कंपनी है, जैसे अपने राजस्थान की बात की जाए ABVNL है, JVVNL है या JDVVNL है, जोधपुर डिस्कॉम है, जो भी कंपनियां हैं आप उससे कनेक्शन लोगे, बिजली का कनेक्शन, घर का कनेक्शन लेते हैं, तो इस रूल नंबर 47 में कनेक्शन के बारे में लिखा है। रूल नंबर 47 में क्या लिखा है? कनेक्शन के बारे में, संयोजन के बारे में लिखा है। कनेक्शन लिख लो, बिजली का कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के बारे में लिखा है। कौन से में? रूल नंबर 47 में लिखा है इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन को किस प्रकार लिया जाना चाहिए और कैसे आपको संयोजन मिल सकता है। इसमें लिखा है जब विद्युत सप्लाई प्रदान करने वाली कंपनी अर्थात सप्लायर के द्वारा पूर्ण रूप से जांच नहीं कर ली जाती है, तब तक वो सप्लायर आपको विद्युत कनेक्शन नहीं दे सकता। ठीक है ना? कनेक्शन या विद्युत सप्लायर द्वारा विद्युत कनेक्शन नहीं दिया जाना चाहिए। विद्युत सप्लाई कंपनी जब तक पूर्ण रूप से आपके घर की जांच नहीं कर लेती है, तब तक आपको विद्युत संयोजन नहीं दिया जाएगा। ये लिखा है रूल नंबर 47 में। तो जांच क्या करेगी? वो आपका लोड, आपके लीकेज करंट की धारा, आपका लोड के अनुसार आपका जो इंस्टॉलेशन में आपको वायरिंग कर रखी है नहीं कर रखी है, वो पूरी जांच करेगी। जो भी है जांच के जो नियम होंगे वो पूरे कर लेंगे वो। ये रूल नंबर 47 में आता है। अब देखो रूल नंबर 48 की बात करें। रूल नंबर 48 की बात की जाए, 48 में क्या आता है? देखो इसमें आता है, देखो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बातें काफी बार परीक्षा में पूछ गई। 47 के बाद में 48 और 49 दोनों के दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हैं। ये है क्या? देखो किसी भी इंस्टॉलेशन की बात की जाए, किसी भी इलेक्ट्रिकल अधिष्ठापन की बात की जाए, तो उसमें लीकेज करंट कितना होना चाहिए। मैंने आपको बताया कि 47 में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कैसे मिलेगा? जब वो कंपनी पूरी तरह से जांच कर लेगी। जांच में सबसे पहले क्या देखा जाएगा? आपके घर का, आपके इंस्टॉलेशन का लीकेज करंट देखा जाएगा कि आपके घर में लीकेज करंट कितना है। ठीक है ना? तो लीकेज करंट कितना होना चाहिए? इसमें लिखा कि किसी भी इंस्टॉलेशन का लीकेज करंट का मान यदि कुल करंट का, ठीक है ना, लीकेज करंट का मान कुल करंट से या रेटेड करंट से बात कर लेते हैं। लिख लो लीकेज करंट का मान, इसमें लिखा है लीकेज करंट के बारे में। लीकेज करंट का मान रेटेड करंट से 1/5000 भाग 1/5000 भाग से अधिक है। तो आपको सप्लाई नहीं दी जाएगी, आपको सप्लाई नहीं दी जाएगी। ये आता है रूल नंबर 48 में। आपके घर में लीकेज करंट का मान कितना होना चाहिए? 1/5000 भाग से 1/5000 भाग से कम होना चाहिए। वोल्टेज का कितने जो कुल धारा चलती है उसका 1/5000 भाग से लीकेज करंट नहीं होना चाहिए। ये आता है रूल नंबर 48 में। तो अब रूल नंबर 49 में क्या आता है? किसी भी कंज्यूमर की बात करें, किसी भी इंस्टॉलेशन की बात करें, किसी भी वर्कशॉप की बात करें, जहां सप्लाई होती है इलेक्ट्रिकल की, उस में लीकेज करंट का मान 1/5000 भाग से अधिक नहीं होना चाहिए। ये लिखा रूल नंबर 49 में। ये तो आपको सप्लाई नहीं दी जाएगी। होना कितना चाहिए? 1/5000 भाग से अधिक तो नहीं देगी, तो होना कितना चाहिए? ये रूल नंबर 48 में 49 में आता है कि लीकेज करंट का मान, लीकेज करंट का मान 1/5000 रेटेड करंट का 1/5000 भाग रेटेड करंट से अधिक नहीं होना चाहिए। ये काफी बार परीक्षा में पूछा, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया लीकेज करंट का मान कितने से अधिक नहीं होना चाहिए। लीकेज करंट का मान कितना होना चाहिए? 1/5000 भाग तक चल सकता है, उससे ज्यादा नहीं चलेगा। आप किसी पेपर को खोल के देखोगे, आपको ये रूल नंबर 48 49 में मिल जाएगी। ये 49 में आता है, रूल नंबर 49 में आता है 49 में। ये एक लीकेज करंट का मान कितना होना चाहिए, याद रखना बात। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, आपको धीरे धीरे बताता रहूंगा आपको मैं। फिर आप बात करता हूँ रूल नंबर 50 की। 50 में क्या होता है? देखो 50 में मतलब कि जैसे अपने घर पे वायरिंग करते हैं तो एमसीबी लगाते हैं, तो उचित मान के एमसीबी लगाएं। जैसे 5 एम्पीयर का करंट है और वहाँ 50 एम्पीयर की एमसीबी लगा देंगे तो कोई काम नहीं करेगी। तो इसमें लिखा है, रूल नंबर 50 में लिखा है सर्किट ब्रेकर के बारे में। रूल नंबर 50 किससे संबंधित है? रूल नंबर 50 सर्किट ब्रेकर से संबंधित है, सीबी से संबंधित है, सर्किट ब्रेकर से संबंधित। याद रखना रूल नंबर 50 एक प्रोटेक्शन से संबंधित मान लेते हैं। इसमें क्या लिखा है कि इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन या इलेक्ट्रिकल विद्युत अधिष्ठापन में उचित सर्किट ब्रेकर का प्रयोग किया जाना चाहिए।
उचित सर्किट ब्रेकर जो जहाँ जितनी डिमांड होती है वहीं इसका प्रयोग करना चाहिए, ठीक है ना। उस और आगे लिखा है कि जो विद्युत रोधी प्रयोग करते हो, किसी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में जो इंसुलेटर प्रयोग करते हो, विद्युत रोधी प्रयोग करते हो, तो उनके ऊपर वातावरण का प्रभाव नहीं होना चाहिए। ये रूल नंबर 50 में आता है। तो उचित सर्किट ब्रेकर का MCB का प्रयोग करना चाहिए। फिर विद्युत रोधी पदार्थ जो होते हैं उनके ऊपर वातावरण का प्रभाव नहीं होना चाहिए। और उसके बाद में आता है कि जो खुला नंगा तार होता है जिसमें धारा चल रही होती है, जिसको बोलते हैं लाइव तार, जिसको बोलते हैं सजीव तार, को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। किसी इंस्टॉलेशन की बात की जाए, घर में वायरिंग करें, नंगा तार नहीं जाना चाहिए कहीं भी। और जो इंसुलेशन प्रयोग करते हैं, तारों के बाहर में इंसुलेटर प्रयोग करते हैं, उन पर वातावरण का प्रभाव नहीं होना चाहिए। और उचित MCB का प्रयोग किया जाना चाहिए। ये आपके घर से संबंधित आ गया है, आपके घर में जो जांच होती है उससे संबंधित आ गया है। अब रूल नंबर ये आ गया, उचित सर्किट का ब्रेकर का प्रयोग करें, इंसुलेशन पर वातावरण का प्रभाव नहीं हो, इसमें रूल नंबर 50 में आता है। उसके बाद में आता है जो लाइव तार होता है, जो जिसमें धारा चले होते हैं, उसको नंगा नहीं छोड़ना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ रूल नंबर 52 की बात। 51 में ज़्यादा कोई है नहीं ऐसा कि आपको बताऊँ मैं। रूल नंबर 52 की बात कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। अब बताता हूँ रूल नंबर 52 में क्या था। देखो, अब 52 की बात करता हूँ, आपको सब बातें बताऊंगा धीरे धीरे, ऐसा कोई पॉइंट नहीं छोड़ूंगा। हाँ दोस्तों, लास्ट में एक बात आती है, यदि आप इतना लिख नहीं पाते हो, किस तरह लिख नहीं पाते, तो मेरे नंबर व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट्स करना कि सर ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है 8854880021। मैं रूल नंबर के आपको PDF भेज दूंगा, जितने रूल आपके एग्जाम में उपयोगी रहेंगे और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं उनकी PDF मैं आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे मेरे को मैसेज करोगे तो आप मंगवा लोगे, तो मैं आपको व्हाट्सएप पर पे भेज दूंगा। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आपको भेज दूंगा मैं। किस तरह में रूल नंबर जो अपने इलेक्ट्रिकल से संबंधित हैं, जो एग्जाम से संबंधित है, जितने भी रूल होंगे, आप यहाँ नहीं लिख पाते हो, पढ़ लो। लिख नहीं पाते तो आपको इसकी PDF मंगवा लो और आप लिख लेना, मैं आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप नंबर पर, ठीक है। अब मैं आपको रूल नंबर 52 के बारे में बताता हूँ। रूल नंबर 52 में क्या होता है। रूल नंबर 52 होता है इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन जो भी होगा उसके रख रखाव की पूर्ण रूप से जिम्मेदारी होगी। जैसे किसी इलेक्ट्रिसिटी में, किसी कारखाने में, अपने किसी जो मध्यम वर्ग के जो घरेलू उद्योग हैं उनमें बिजली का कनेक्शन लिया, मशीनें चल रही हैं और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने अपने को क्या दे दिया, संयोजन दे दिया। फिर उसकी देखभाल कौन करेगा उस इंस्टॉलेशन की, वो पूर्ण रूप से कंज्यूमर की होगी। ये रूल नंबर 52 में लिखा है। तो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन की रख रखाव की संपूर्ण जानकारी कंज्यूमर की होगी। ये होती है इस रूल नंबर 52 में कि इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन विद्युत अधिष्ठापन की संपूर्ण जिम्मेदारी उसकी होगी, कंज्यूमर की होगी, जो भी आपके घर पे इंस्टॉलेशन, जो भी आपको इक्विपमेंट लगा रखे उनके ऊपर। फिर इसके बाद आता है रूल नंबर 54 की बात करता हूँ। 54 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। रूल नंबर 54 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके यहाँ पे आता है। इसमें आता क्या, देखो, यह आपसे काफी बार पूछा जाता है और पूछने की लगभग संभावना बनी रहती है। मैंने आपको बताया था ना, एक तो लीकेज करंट वाला 49 और एक 54। अब ये नियम कुछ आपके एग्जाम में की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाहे इसके देखो, इलेक्ट्रिकल सप्लाई प्रदान करने वाली जो भी कंपनी रहेगी, या फिर ऐसे मान लो कि अपने घर में जो भी वोल्टेज आता है, लो वोल्टेज का आता है, मीडियम वोल्टेज का ले रखा है, हाई वोल्टेज का होगा, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज होगी, जो भी वोल्टेज होंगे अपने घर में, तो उस वोल्टेज के ऊपर लीकेज कितना होना चाहिए, वोल्टेज में उतार चढ़ाव परिवर्तन कितना होना चाहिए, उस वोल्टेज में परिवर्तन के ऊपर ये है। ये किससे संबंधित है, वोल्टेज में परिवर्तन, वोल्टेज में परिवर्तन से संबंधित है, ठीक है ना। वोल्टेज में परिवर्तन कितना होना चाहिए उसके बारे में बताता हूं। देखो, यहां से वोल्टेज शुरू होते हैं, यहां तक आते हैं, तो कितने वोल्टेज आपको सप्लाई मिलते हैं। जैसे आपने 11 केवी का किसी फैक्ट्री में वो संयोजन लिया, 1,32,000 का जो बड़ी फैक्ट्री उसमें संयोजन लिया, या फिर 415 वोल्टेज का संयोजन लिया, कनेक्शन लिया, तो वहां पर कंपनी कितने वोल्टेज का उतार चढ़ाव करके दे सकते हैं अपने को। तो यहाँ लिखा है इसमें, देखो कि निम्न वोल्टेज की बात करें कंपनी द्वारा, या निम्न वोल्टेज की बात करें या लो वोल्टेज की बात करें। लो वोल्टेज में कितना आता है, देखो लो वोल्टेज में आता है आपको 250 वोल्टेज की बात करें। लो वोल्टेज कितना आता है, 250 वोल्टेज की बात करें। फिर लिख सकते हैं कि लो वोल्टेज या मीडियम वोल्टेज की बात कर लेते हैं। मीडियम वोल्टेज में कौन सा आता है, ये मीडियम वोल्टेज में आता है, देखो यहाँ तक का। तो 650 वोल्टेज तक की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। किसमें, लो वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज में ±5% से अधिक परिवर्तन नहीं होना चाहिए। याद रखना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपके लिए, ±5% से अधिक परिवर्तन नहीं होना चाहिए। लो वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज तक की बात करते हैं। जैसे आपने 415 वोल्टेज का कनेक्शन लिया और 415 वोल्टेज से 5% वोल्टेज कम,
मिल सकता है, 5% वोल्टेज अधिक मिल सकता है, इससे अधिक आपको नहीं मिलना चाहिए, इससे अधिक वोल्टेज में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आगे समझ में। उसके बाद बात करते हैं हाई वोल्टेज की बात करते हैं। हाई वोल्टेज में कौन कौन से, इससे ऊपर की सारी बातें करते हैं, यहाँ तक की बातें करते हैं। किसमें? हाई वोल्टेज एंड EHV, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज की बात करते हैं। हाई वोल्टेज व एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में कितने परसेंट वोल्टेज में कितने परसेंट का परिवर्तन नहीं, इससे अधिक नहीं होना चाहिए, प्लस माइनस 12.5% से अधिक परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये लिखा है रूल नंबर इस 54 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखना। तो लो वोल्टेज मीडियम वोल्टेज में 5% से अधिक उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए, और 12.5% EHV हाई वोल्टेज और EHV वोल्टेज, इसलिए मैंने ये मिटाया नहीं अब तक आपको, क्योंकि आपके सामने बहुत चीज़ें आएंगी इसके बारे में। 12.5% से अधिक उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए, परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यह आपका है रूल नंबर 54 में आता है। अब आपको दिखाता हूँ रूल नंबर 55। रूल नंबर 55 ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परीक्षा में काफ़ी बार दिल्ली मेट्रो में, जयपुर मेट्रो में, या मतलब कि UPPCL में काफ़ी बार पूछा गया है। फ्रीक्वेंसी में कितना उतार चढ़ाव होना चाहिए, क्योंकि अपने घर पे क्या मिलता है, AC मिलती है, AC में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मिलती है। तो वोल्टेज में परिवर्तन इतने से अधिक नहीं होना चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी में उतार चढ़ाव कितना होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन कितना होना चाहिए। तो इसमें रूल नंबर 55 में लिखा है कि फ्रीक्वेंसी में, किसमें, फ्रीक्वेंसी में प्लस माइनस 3% से अधिक परिवर्तन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये लिखा है रूल नंबर 54 ये भी अपने 55 में। आगे समझ में। अब आपको दिखाता हूं रूल नंबर 56 में क्या लिखा है। रूल नंबर 56 भी एक अर्थिंग के बारे में है। रूल नंबर 56 की बात कीजिए, 56 की बात कीजिए, रूल नंबर 56 में क्या है, ये भी अर्थिंग की। देखो अर्थिंग का जैसे अपने घर में वो ले रखा है आपने, ये मतलब कि 415 वोल्टेज का संयोजन ले रखा है। अब आपको मिलता क्या है, 3 फेज 4 तार मिलते हैं। एक तार किसका मिलता है, न्यूट्रल मिलता है। कहाँ से, उस ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में स्टार पॉइंट होता है, उस स्टार पॉइंट से क्या मिलता है, न्यूट्रल मिलता है। तो लिख सकते हैं स्टार कनेक्टेड या फिर 3 फेज 4 तार कनेक्शन में। किसमें लिखेंगे, इसमें 3 फेज 4 वायर, 3 फेज 4 वायर, इसमें आगे लिखो या स्टार कनेक्टेड या स्टार कनेक्टेड। स्टार कनेक्टेड में न्यूट्रल पॉइंट को अर्थ करना अनिवार्य है। न्यूट्रल पॉइंट को अर्थ करना, 4 तार में क्या होगा, 3 तो फेस मिलेंगे, RYB, चौथा N मिलेगा, N को अर्थ करना अनिवार्य है। ये लिखा है इस रूल नंबर 56 में। अन्यथा आपका अनबैलेंस होगा और आपके घर पे शुद्ध सप्लाई नहीं मिल पाएगी, आपका न्यूट्रल नहीं मिल पाएगा। और न्यूट्रल की जांच करना, सही तरीके से जांच करना अनिवार्य है। न्यूट्रल के बारे में लिखा है कि न्यूट्रल में क्या होना चाहिए, और सभी उपकरण की बॉडी को अर्थ किया जाना अनिवार्य है। 56 में लिखा सारे, इस न्यूट्रल को अर्थ करना अनिवार्य है, न्यूट्रल की जांच करना अनिवार्य है, सही रूप से जांच करना अनिवार्य है, और सभी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होंगे जो भी होंगे जिनको अर्थ करना अनिवार्य है। ठीक है, और 415 वोल्ट से अधिक होंगी तो उनको डबल अर्थ करना अनिवार्य है। ये आपको लिखा है रूल नंबर 56 में। अब आपको दिखाता हूँ रूल नंबर 56 के बाद में आप पहुंचेंगे 74 ओवरहेड लाइन के रूप में। अब देखेंगे आपके जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है उनके बारे में, उससे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आते हैं। क्या मिलेंगे आपको दिखाता हूं, देखेंगे। अब रूल नंबर ये 74 से देखेंगे, 57 से नहीं 74 से दिखाता हूं आपको। रूल नंबर 74 में क्या लिखा है, ये किसके लिए है, सबसे पहले लिख लीजिए है किसके लिए, ये ओवरहेड लाइन के लिए है। किसके लिए है, ओवरहेड लाइन के लिए है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आता है। अब आपको इसके बारे में बहुत अच्छी बातें बताने वाला हूं आपको मैं, जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं, काफ़ी बार पूछने की संभावना रहती है, और लगभग क्वेश्चन भी इसके ऊपर छपने की संभावना बनी रहती है। अब क्या देखो, ओवरहेड लाइन में, ओवरहेड लाइन कौन से होंगे, देखो ओवरहेड लाइन ट्रांसमिशन लाइन भी हो सकते हैं, ओवरहेड लाइन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन भी हो सकते हैं। ओवरहेड लाइन कितने प्रकार के, मैंने आपको 4 प्रकार की लाइनें होती हैं। प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, जो भी लाइनें होंगी उन्हें बताता हूँ। ओवरहेड लाइन देखो, जो आप तार खींचते हो, जिस तार खींचते हैं, तो तार खींचने के 2 पोलों के बीच तार खींचा आप लोगों ने, जैसे ट्रांसमिशन लाइन में खींचा या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में खींचा, लो वोल्टेज लाइन में खींचा, तो लाइन की जो स्ट्रेंथ कैपेसिटी है, ब्रेकिंग क्षमता है, उसको कितनी होनी चाहिए, उसको तार के टूटने की क्षमता कितनी होनी चाहिए, वो इस 74 रूल में लिखा गया है। तो इसके बारे में क्या लिख सकते हैं इसमें कि ओवरहेड लाइन ट्रांसमिशन लाइन के चालक की ब्रेकिंग क्षमता, टूटने की क्षमता
317.5 kg से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। किसके? ट्रांसमिशन लाइन के ब्रेकिंग क्षमता टूटने की क्षमता कितनी होनी चाहिए? 317.5 kg से कम नहीं होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। अब 317 kg कैसे? अब आपको सिर्फ kg कैसे? जैसे ये दो पोल हैं, यहाँ आप लोगों ने तार खींचा, यहाँ तार खींचा, यहाँ यदि 3 क्विंटल 17 किलो का वजन लटकाएंगे तो तार टूटना नहीं चाहिए, इससे अधिक वजन सहन होना चाहिए। इसलिए इसको 3 क्विंटल 17 kg वजन, जैसे यहाँ पोल की है और ये पोल है और ये पोल है, ऐसे तार खींचा, यहाँ आप लोगों ने वजन लटकाया कितना? 317.5 किलो का। इससे यदि तार टूट जाता है तो वो इस रूल नंबर 74 में, मतलब कि 74 में आते हैं। इससे कम नहीं होना चाहिए, किसमें? ट्रांसमिशन लाइन में। और यदि लो वोल्टेज की बात करें, जैसे लो वोल्टेज की बात करें, ये तो थी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की बात की जाए, तो 136 kg से कम नहीं होनी चाहिए, 136 kg से कम नहीं होनी चाहिए। ये रूल नंबर 74 में आता है। आगे समझ में? ये तो थी इसमें तार के टूटने की क्षमता 74। अब आपको दिखाता हूँ 75 में क्या लिखा है, रूल नंबर 75 में क्या लिखा गया है। अब देखो रूल नंबर 75 में क्या लिखा गया है कि जैसे कोई तार आप लाइन खींची, आप लाइन कोई भी लाइन खींची आप लोगों ने, और लाइन में क्या है, यहाँ जॉइंट लग गया, ठीक है ना। लाइन में क्या लगा है? जॉइंट लगा है, यहाँ भी जॉइंट लग गया आप लोगों का लाइन में। क्योंकि तार तो लंबा हो सकता है, तार 1 किलोमीटर का है, फिर बीच में जॉइंट आएगा, जॉइंट तो आएगा। उस जॉइंट की जो क्षमता है, जो उसकी यांत्रिक क्षमता वो कितनी होनी चाहिए, इसलिए लिखा है रूल नंबर 75 में लिखा है। किसमें? ये जॉइंट की बात की जाए, तार के जो जॉइंट की बात की जाए वो लिखा है रूल नंबर 75 में। किसमें? रूल नंबर या नियम नंबर 75 में। 1956 के नियम की बात कर रहा हूँ मैं, सारी नियम। रूल नंबर 75 में लिखा है कि किसी भी ओवरहेड लाइन में जहाँ पर भी जॉइंट संभव हो, जहाँ जॉइंट होता है या संयोजन होता है, वहाँ पर उस संयोजन की यांत्रिक क्षमता सामान्य क्षमता से 95% से कम नहीं होनी चाहिए। कितनी परसेंट से? यहाँ पे 95% से कम नहीं होनी चाहिए, सामान्य यांत्रिक क्षमता इससे कम नहीं होनी चाहिए। ये लिखा रूल नंबर 75 में। दोस्तों अब बताता हूँ आपको रूल नंबर 77 क्या कहता है। कौन सा रूल? रूल नंबर 77। देखो दोस्तों, ये रूल नंबर 77, 79, 80 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। मतलब आपकी एग्जाम की दृष्टि से देखते हुए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार एक दो क्वेश्चन आता है। अब है क्या ये रूल नंबर? मैं आपको तो ये रूल है 77 है, 79 है, ये ओवरहेड लाइन से संबंधित हैं। किससे मिलेंगे? ओवरहेड लाइनों की दूरी के संबंधित मिलेंगे। ये OH में शॉर्ट में लिख देता हूँ, ओवरहेड लाइन से। अब ओवरहेड लाइन आपको बताता हूँ। देखो ओवरहेड लाइन कैसी होती है? ओवरहेड लाइन ट्रांसमिशन लाइन हो सकती है, ओवरहेड लाइन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हो सकती हैं, या फिर ये कह सकते हैं हाई वोल्टेज की लाइन हो सकती हैं, और मतलब कि लो वोल्टेज की लाइन हो सकते हैं। तो अब आपको दोनों की बताता हूँ कि दोनों के बारे में कितनी दूरी भवन से होनी चाहिए, आपस में होनी चाहिए, सबकी बातें कर लेता हूँ, आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले बताता हूँ कि ओवरहेड लाइन में लोअर हेड लाइन जाएगी कहाँ से। देखो कैसे आपको बताता हूँ। ये होता है कि जैसे माना कि ओवरहेड लाइन किसी सड़क से या किसी सड़क को पार कर रही है। जैसे आपको बताऊँ, ये सड़क आपकी, ये क्या है, आप सपोज करना ये सड़क आपकी क्या है, सड़क है। अब सड़क के से ओवरहेड लाइन कैसे गुजर सकती है, पहले ये देखो आप लोग। पहले माना कि ये आपका पोल है, ये पोल है, ये पोल है, ये पोल है, और ओवरहेड लाइन ऐसे गुजर सकती है। ये ओवरहेड लाइन गई, ये सड़क के पास गई, ऐसे गुजर सकती है। देखो ये 2 3 पोल 4 और लाइन सड़क के साथ साथ ऐसे गुजर सकती है, ऐसे गुजर सकती है, ऐसे। ये ओवरहेड लाइन, ये पोल है। तो ये क्या है, ये OH लाइन है, और ये OH लाइन ओवरहेड लाइन है। अब सपोज करना ये ओवरहेड लाइन एक तो इसके साथ साथ, किसके, सड़क के साथ साथ गुजर रही है, और एक ओवरहेड लाइन माना कि इसको ऐसे पार कर गई है, किसके, इस सड़क को पार कर रही है। ऐसे माना कि ये ओवरहेड लाइन सड़क को पार कर रही है, ऐसे ओवरहेड लाइन तो सड़क को पार करे और एक सड़क के साथ साथ गुजरे। दोनों की बात बताता हूँ, दोनों में ही आपसे अवश्य क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अब कैसे देखो, जैसे एक तो ओवरहेड लाइन में स्लोपरी लाइन की बात कर रहा हूँ, एक तो सड़क के पास गुजरे और दूसरी सड़क को पार करके जाए। दोनों ही लाइनों की बात करूंगा, एक लो वोल्टेज की और एक मतलब कि हाई वोल्टेज की लाइन की बात कर रहा हूँ। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखो कौन सी लाइन की बात करें। सबसे पहले बात करते हैं इस ओवरहेड लाइन के रूप में, ये किससे संबंधित है पहले लिख लो कि इसमें क्या मिलेगा। 2-3 प्रकार की बातें मिलेंगी आपको। ओवरहेड लाइन सड़क को या गली को पार करते हुए, यहाँ मिलेंगे आपको 2 लाइनें मिलेंगी। किसे, कि एक ओवरहेड लाइन, कैसे, ओवरहेड लाइन सड़क या कोई स्ट्रीट है, कोई गली है,
को पार क्रॉस करती हुई, क्रॉस करती है, उसके संबंध में इस 77 रूल में क्या लिखा है उसकी बातें बताने वाला हूं। देखो इसमें आपको मिल रहा है कि 2 वोल्टेज, एक तो लो वोल्टेज, एक मीडियम वोल्टेज, एक हाई वोल्टेज EHV, सबकी बातें करता हूं। देखो कैसे आपको, देखो इसमें होता है लो वोल्टेज मान लेते हैं या मीडियम वोल्टेज। लो वोल्टेज और मीडियम की वोल्टेज की बात करें तो इस सड़क से देखो, सड़क से भूमि की दूरी कितनी रहेगी, ठीक है ना। इसमें क्या लिखेंगे, इस 77 रूल क्या बताता है कि ओवरहेड लाइन की, इसमें बताता हूँ इसमें क्या लिखा होता है। देखो ये 2 प्रकार की बातें इसमें लिखा होता है कि ओवरहेड, लिख लेना, ओवरहेड लाइन के सबसे नीचे तार, सबसे नीचे चालक तार की भूमि से दूरी या अंतराल, इसके बारे में बताता है ये 77 रूल। अब देखो एक तो सड़क के पास गुजरे, जैसे ये सड़क है अपनी, सड़क के पास से लाइन जा रही है ऐसे ऐसे, तो इसकी जमीन से दूरी कितनी रहेगी, एक ये सड़क को पार करके जा रही है, फिर जमीन से दूरी कितनी होगी, 2 बातें हैं। तो यहां मैं किसकी बातें करूंगा, पहले ओवरहेड लाइन सड़क या गली को पार या क्रॉस करती है, ये लाइन यहां से क्रॉस कर रही है, पहले इसकी बातें कर रहा हूं, फिर इसके बराबर में बताऊंगा, ठीक है ना। तो इसके चालक तार की दूरी, इसके चालक तार की दूरी जमीन से कितनी ऊंची होनी चाहिए, कौन से की, नीचे वाले बॉटम तार के। जैसे तार ऐसे पोल जा रहे हैं, देखो जैसे सड़क को पार करते ये पोल है, एक चालक तार ये है, एक ये है, एक ये है, और ये आपका पोल है। तो इस चालक तार की जमीन से दूरी क्या रहेगी, इसकी दूरी किसके पास, सड़क को पार कर रही है लाइन, सड़क को पार कर रही है, जैसे ये पोल है, ये एक चालक तार ये है, एक ये है, ये यहाँ से ये कितने है, ये सड़क को, ये सड़क आपकी, तो ये इसकी दूरी कितनी रहेगी जमीन से दूरी कितनी रहेगी उसकी बातें कर रहा हूँ आपको, ठीक है। उसके बारे में आपसे काफी बार प्रश्न पूछ जाएंगे। तो ये देखो कितनी दूरी होनी चाहिए, ये देखो अब बताता हूं। देखो लिख लेना, लो वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज, लो वोल्टेज वे मीडियम वोल्टेज की बात करूं, मीडियम वोल्टेज कहां तक आएंगे, ये मीडियम वोल्टेज 650 वोल्ट तक आएंगे, तो 650 वोल्ट तक की बात कर लेता हूं। तो जमीन से कितनी दूरी होनी चाहिए, 5.791 मीटर ये होनी चाहिए। अब मीटर को आप फीट में बदलोगे तो आपको कभी तो मीटर में मिल सकता है, या फिर फुट की बात की जाए तो लगभग 19 फीट आता है, 19 फीट से कम नहीं होनी चाहिए। ये तो होती है लो वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज की लाइन 750। अब यदि हाई वोल्टेज की बात करें, हाई वोल्टेज कौन सा आता है, 33 kV तक की बात करें, एक्स्ट्रा हाई टेंस की बात ही बताऊंगा। हाई वोल्टेज की बात की जाए तो इसकी दूरी कितनी होनी चाहिए, सड़क से, जैसे ये सड़क जा रही है और सड़क से तार आगे सड़क को पार कर रहा है तार, और फिर इसकी जमीन से सड़क के पेंदन से कितनी दूरी होनी चाहिए, इसकी देखो इतनी होनी चाहिए 6.096 मीटर। ये इसकी सड़क को पार करते हुए और निचले वाले तार के जमीन से दूरी होनी चाहिए, कितनी फीट होनी चाहिए, कम से कम इसकी यदि फीट देखा जाए तो 20 फीट के लगभग आता है, 20 फीट से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये आता है इस ओवरहेड लाइन को सड़क को पार करते हुए, ठीक। अब यदि ओवरहेड लाइन सड़क के पास चल रही है, या इसमें दूसरा पॉइंट क्या आता है, ओवरहेड लाइन, ये लाइन ये तो सड़क को पार करी थी, इसकी दूरी जमीन से कितनी होनी चाहिए, हाई वोल्टेज होगी तो 6.96 मीटर 20 फीट के करीब, और लो वोल्टेज की होगी तो 19 फीट के करीब, 19 फीट से कम नहीं होनी चाहिए। अब बात करता हूं मैं हाई वोल्टेज की बात करता हूं, ये सड़क के पास ओवरहेड लाइन सड़क के पास गुजरती है, सड़क के पास गुजरती है, तो उसकी दूरी कितनी होनी चाहिए उसकी बात करता हूं आपको। उसकी दूरी देखो, लो वोल्टेज की बात की जाए एंड मीडियम वोल्टेज, दोनों की बात करता हूं, लो वोल्टेज एंड मीडियम वोल्टेज की बात की जाए तो कितनी होनी चाहिए। देखो इसकी दूरी होनी चाहिए कम से कम, देखा जाए तो आपकी बताता हूं कि 5.486 मीटर होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। यदि इसकी फुट की बात की जाए तो 18 फीट से कम नहीं होनी चाहिए, किसकी 18 फीट से कम नहीं होनी चाहिए। ये ही प्रश्न आपसे काफी बार परीक्षा में पूछे जाएंगे, बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना रहती है। 74 रूल और ये 49 रूल और मतलब कि 54 रूल, ये रूल बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम की दृष्टि से देखते हुए बहुत काफी बार पूछे जाते हैं। यदि इसमें हाई वोल्टेज की बात की जाए, हाई वोल्टेज में मतलब कि ये एक्स्ट्रा हाई टेंशन वोल्टेज नहीं लेंगे, ये EHV की और या सुपर एक्स्ट्रा हाई टेंशन की इसकी बात नहीं करेंगे,
किसकी बात कर रहे हैं? ओनली हाई वोल्टेज 33 kV तक की बात कर रहे हैं। इसकी बात बताऊंगा कि सुपर हाई टेंशन की कितनी होनी चाहिए। अब इसकी होनी चाहिए 5.711। ये जो लो वोल्टेज की मीडियम वोल्टेज की लाइन थी ना, उससे मतलब कि इसके 19 मीटर ये आता है मीटर, या 19 फीट से कम नहीं होनी चाहिए। ये लो वोल्टेज में ये होना चाहिए। और ये सड़क को पास पास गुजरते हैं, ये लाइन ऐसे, ये इस लाइन की दूरी जमीन से और इस लाइन की जमीन से दूरी आपको मैंने बताई है। ये तो थी 77 रूल में। अब यदि इसमें और पूछा जाए कि यदि इन स्थानों पर लाइन नहीं जा रही है और अदर किसी और स्थान से लाइन जा रही है, जैसे सड़क के पास भी नहीं है, सड़क के क्रॉस भी नहीं कर रही है और ऊपर से लाइन जा रही है, तो उनकी दूरी कितनी होनी चाहिए? ये तो सड़क के पास की बात है। यदि उससे एक्स्ट्रा दूरी यदि पूछी जाए तो लिख लेना, अगला पॉइंट आता है यहाँ पे कि इन स्थानों को छोड़कर, और जब ओवरहेड लाइन उपरोक्त या इन स्थानों को, सड़क को छोड़कर किसी अन्य स्थान से गुजरती है, किसी अन्य स्थान पर गुजरती है, तो कितनी दूरी होनी चाहिए? ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको लिखाता हूँ, यहाँ मैं इस डायग्राम को मिटा देता हूँ और लिखा देता हूँ कि अन्य स्थानों पर इसकी दूरी कितनी होनी चाहिए 77 रूल के अनुसार। ठीक है, अन्य स्थानों पर लिख लेना यहाँ पे कि जब 11 kV की नंगे तारों की बात की जाए, कौन से 11 kV की यहाँ तक की बात की जाए, कौन से की हाई वोल्टेज की बात की जाए, 11 kV की बात की जाए, तो 4.57 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। कितनी? 11 kV की नंगी तार की लाइन। पॉइंट क्या रहेगा कि जब ओवरहेड लाइन सड़क को क्रॉस करती हुई, सड़क को पार करते हुए न किसी अन्य स्थान से गुजरती है, तो 11 kV के नंगे तार की लाइन, नंगे तार की लाइन की बात की जाए, तो उसके नीचे का जो कंडक्टर है, ऊपर नहीं, नीचे का जो कंडक्टर, नीचे बॉटम का जो चालक है, उसकी दूरी कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए आपकी 4.572 मीटर होनी चाहिए, अर्थात 15 फीट के लगभग होनी चाहिए। 15 फीट से कम नहीं होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। एक तो ये आता है। और यदि उसकी बात की जाए 11 kV, यदि माना कि कोई 11 kV है और उसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ा है, ये तो नंगे तार की बात थी कि 11 kV के नंगे तार की लाइन की बात कीजिए, और 11 kV की आजकल की तार आ गई जिसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ा होता है, तो इंसुलेशन जो होगा उसकी दूरी कुछ कम कर सकते हैं। कितनी कर सकते हैं? इंसुलेशन 11 kV की। इसमें अगला पॉइंट आता है 11 kV अचालक आवरण युक्त, अचालक आवरण युक्त ओवरहेड लाइन। ये कौन सी में आती है? ये देखो हाई वोल्टेज में आती है 11 kV की। इसकी दूरी कितनी होनी चाहिए? अचालक आवरण युक्त की बात करें तो ये आता 3.963 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। कितनी? 3.963 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, अर्थात इसको कह सकते हैं कि 13 फीट से कम नहीं होनी चाहिए। 13 फीट से कम नहीं होनी चाहिए, ये इसकी बात आती है। समझ गए मेरी बात को? अब आगे देखो, इसकी बात करते हैं। यदि 13 फीट से कम नहीं हो तो और 11 kV से ऊपर की जो लाइनें आती हैं, जैसे हाई वोल्टेज की लाइनें, और 11 kV से ऊपर की, जैसे 33 kV की लाइन आ गई, ठीक है ना, 33 की आ गई, या फिर कह सकते हैं कि 33 की मैंने 132 की आ गई, या 2,20,000 की आ गई, तो उनकी दूरी कितनी होनी चाहिए? अब मैं 11 kV तक की बात कर ली, 33 kV की बात की जाए, या मतलब कि 33 kV से ऊपर हाई वोल्टेज जो आता है, मतलब 11 kV की तो बात करें, 33 kV की बात कर लेते हैं, तो लिख सकते हैं 11 kV से ऊपर हाई वोल्टेज। अगला पॉइंट आता है 11 kV से ऊपर हाई वोल्टेज, इसकी लाइन की बात, हाई वोल्टेज ओवरहेड लाइन की बात करता हूं। इसकी दूरी, इसका निचले तार जो चालक तार है उसकी जमीन से दूरी कितनी होनी चाहिए, ये पूछा जाता है। तो उसकी जमीन से दूरी कितनी होनी चाहिए, तो उसकी बात करूं 5.182 मीटर आता है। नीचे चालक तार की दूरी 5.182 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, अर्थात इसको कह सकते हैं लगभग 17 फीट आता है। 17 फीट से कम नहीं होनी चाहिए। ये तो आ गया इसमें 77 रूल में 33 kV तक की बात की है। ये कहाँ तक है? सड़क को छोड़ते हुए, सड़क, गली, स्ट्रीट को छोड़ते हुए अन्य स्थानों से, खेतों से गुजर गई या किसी और अन्य स्थान से गुजर गई, उसकी दूरी की मैंने बात की यहाँ पे। अब देखो यहाँ आगे और बताऊँ आपको मैं, अब और बताऊँ 33 kV तक तो आ गई, 5.182 मीटर आ गई। 33 kV से ऊपर की बात की जाए, कहाँ तक? 33 kV से ऊपर क्या लिखेंगे? 33 kV से ऊपर, 33 kV से ऊपर कौन सी आ गई? ये आ गई EHV लाइन आ गई, या सुपर एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन आ गई, ठीक है ना, ये लाइन आती हैं। तो इसके ऊपर क्या करेंगे? देखो 33 kV से ऊपर जो लाइन बढ़ती है ना, तो प्रत्येक 33 kV की जो लाइन आती है उसको अलग देखा जाता है। जैसे 33 kV तक तो क्या आ गया? 33 kV तक तो क्या आ गया? 33 kV तक तो आ गया आपका, 33 kV तक आ गया 5.182 मीटर आ गया, अर्थात 17 फीट आ गया। गौर से सुना मेरी बात। अब 33 kV से ऊपर की बात की जाए, से ऊपर
ऊपर प्रत्येक 33 केवी तक, माना कि 33 केवी से ऊपर एक 33 केवी और आ गया, 66 केवी आ गया, सपोज करना प्रत्येक 33 केवी से ऊपर या 33 केवी से अधिक प्रत्येक अंश के लिए, प्रत्येक अंश की बात करें, जैसे 33 के ऊपर एक 33 जैसे 66 केवी आएगा, 66 के बाद में 99 केवी आ गया, 132 केवी आ गया, तो इससे ऊपर एक एक 33 केवी जुड़ता जाएगा, तो एक एक फीट हाइट जुड़ती जाएगी। किसमें? 33 केवी। जैसे 33 केवी से ऊपर लिख लो प्रत्येक 33 केवी अंश के लिए अतिरिक्त दूरी की बात करें, इससे अधिक और दूरी क्या ले सकते हैं उसकी बात करें, तो यहां जुड़ता है आपका 1 फीट। मैं इसको मिटा के लिखा देता हूं, यहां से शुरू कर देता हूं। देखो मैं यहां से 33 के ऊपर एक, जैसे ये 5.182 मीटर आता है ना, इसमें 1 फीट दूरी और जोड़ देंगे। ये क्या है? मीटर में आता है, 5.182 मीटर आता है, उसमें 1 फीट दूरी और जोड़ देंगे। 1 फीट में लगभग कितने मीटर आते हैं? जैसे आप मान लो कि 0.305 मीटर के करीब आते हैं। ऐसे मान लो एवरेज से 1 फीट मान लेना, 3.53 मीटर आते हैं, ये आता है। तो 1 फुट और मान ले, 1 फीट दूरी और जोड़ देंगे, ये तो आ गया इसमें। तो अब मान लें कि 33 के से 132 के, तो जो 33 के तो 1 फुट और जोड़ते चले जाएंगे। ये आपका कौन सा रूल था? ये आपका 77 रूल था। अब रूल नंबर 77 की बात की, 79 की बात कीजिए, 79 रूल की बात करता हूं। अब 79 रूल में देखो क्या है, ये पूछा था कि भवन से लाइन की दूरी कितनी होनी चाहिए, भवन से लाइन की दूरी या सर्विस लाइन की दूरी कितनी होनी चाहिए उसकी बात करता हूं। तो इसमें आता है एलवी वोल्टेज, एमवी वोल्टेज, यानी कि लो वोल्टेज आता है, मीडियम वोल्टेज आता है, फिर सर्विस लाइन आती है, उसमें सर्विस लाइन के साथ उस भवन से अंतराल, मतलब कि लो वोल्टेज एंड मीडियम वोल्टेज की ओवरहेड लाइन की भवन से दूरी, ये आता है। भवन से दूरी कितनी होनी चाहिए, मतलब कि किसी बिल्डिंग से दूरी कितनी होनी चाहिए, तो इसके बारे में लिख लेना। जब कोई एलवी लाइन, देखो 2 प्रकार से भवन की दूरी हो सकती है। एक तो भवन से, जैसे आपको दिखाऊं, मैं आपको यहाँ लिख के दिखाता हूँ कि भवन से दूरी किस प्रकार ले सकते हैं अपने यहाँ पे। जैसे ये कोई अपना भवन है, ये कोई मकान बनाया आप लोगों ने, ठीक है ना। एक तो लाइन यहाँ से जाए, इसके पास से गुजरे, ये लाइन यहाँ से गुजरे, और एक लाइन ऊपर से ये गुजरे, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे ऊर्ध्वाधर, इसको क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वाधर दूरी, ऊर्ध्वाधर। उसको बोलेंगे क्षैतिज दूरी, क्षैतिज दूरी। भवन के पास से गुजरे, भवन के ऊपर से गुजरे, भवन के पास से गुजरे उसको कहेंगे क्षैतिज दूरी, और भवन के ऊपर से गुजरे उसको कहेंगे ऊर्ध्वाधर दूरी, ठीक है। तो ये भी 2 प्रकार से हो सकती है। एक तो सर्विस लाइन हो सकती है, या एलवी वोल्टेज की हो सकती है, एचवी वोल्टेज हो सकती है। तो समतल जो छत रहेगी अपनी, ऐसे नहीं कि जैसे तिकोनी छत आ गई, ऐसे ये ऐसी छत आ गई अपनी, इससे नहीं, समतल छत यहां से मानी जाएगी। समतल छत से इसकी दूरी कितनी होनी चाहिए? समतल छत से इसकी दूरी तो लिख सकते हैं इसके बारे में, जब कोई लिख लेना, जब कोई लो वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज या कोई सर्विस लाइन की समतल छत से, समतल छज्जे से, बरामदे की छत से, छत के ऊपर से गुजरती है। जब कोई लो वोल्टेज या मीडियम वोल्टेज की लाइन समतल छत से, समतल बरामदे से, समतल छज्जे से के ऊपर से गुजरती है, तो भवन के ऊपरी हिस्सा ये रहेगा। समतल की बात करें, भवन के ऊपरी हिस्से की बात करें, नीचे वाले हिस्से, ऊपरी हिस्से से लाइन की ऊर्ध्वाधर दूरी, ऊपरी हिस्से से लाइन की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी होनी चाहिए वो लिख लेना यहाँ पे। ऊर्ध्वाधर समझ कि भवन के ऊपर से जा रही है, तो मैंने आपको पहले बताया था कि ऊपर से नंगे तार की लाइन नहीं जानी चाहिए, ठीक है ना। तो कितनी होनी चाहिए इसकी दूरी? इसकी दूरी होनी चाहिए ये 2.439 मीटर। लिख लो कि इसके बारे में 2 या फिर इसको कह सकते हैं कि मीटर में देखा जाए तो 8 फीट के करीब आता है, फीट में। तो कह सकते हैं जब कोई एलवी वोल्टेज की लाइन, मीडियम वोल्टेज की लाइन या कोई सर्विस लाइन छत के समतल छत से, समतल छज्जे से या फिर बरामदे की छत से ऊपर से जाती है, तो छत के ऊपरी हिस्से से लाइन की ऊर्ध्वाधर दूरी 2.439 मीटर या 8 फीट से कम नहीं होनी चाहिए। और जब कोई लाइन पास से गुजरती है, ये लाइन मानो यहाँ से गुजरती है, यहाँ से, ठीक है ना, तो लिख सकते हैं जब कोई लाइन भवन के पास से गुजरती है तो भवन से लाइन की क्षैतिज दूरी, ये कौन सी दूरी थी? क्षैतिज दूरी। भवन की लाइन से क्षैतिज दूरी 1.29 मीटर, ये कितनी होनी चाहिए? 1.219 मीटर, ठीक है ना, 1.219 मीटर होनी चाहिए। या फिर कह सकते हैं कितनी, लगभग फुट माने तो 4 फीट से कम नहीं होनी चाहिए,
4 फीट से कम नहीं होनी चाहिए। ये तो आपके आता है 79 रूल में आता है। और यदि आपको बताऊं इसमें नोट लगाने वाली बात एक और आती है, जब कोई नंगे चालक की लाइन भवन के नजदीक से गुजरती है, नंगे चालक की लाइन की बात करते हैं, जैसे माना कि नजदीक से गुजर गई है, 4 फीट से कम और भवन बना लिया, जब कोई नंगे चालक तार की लाइन भवन के नजदीक से गुजरती है तो उसके ऊपर इंसुलेशन कर देना चाहिए, उसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ा देना चाहिए, ठीक है ना। उसकी पर्याप्त, जैसे भवन इतनी दूर में है तो इतनी दूर में इंसुलेशन चढ़ाना अनिवार्य होता है, ये 79 रूल में आता है। दोस्तों यदि आपको रूल की पीडीएफ चाहिए, मतलब जो मैंने पढ़ाए हैं इस सभी रूल की पीडीएफ चाहिए, तो मैंने आपको नंबर लिखवाया था शुरू में, उस नंबर पे मेरे या मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देखोगे तो मेरे व्हाट्सअप नंबर मिलेगा आपको, वहाँ पे जाके मेरे को कमेंट्स कर देना कि सर जो आपने नियम पढ़ाए हैं, नियम की पीडीएफ चाहिए, मैं आपको पीडीएफ व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा, ठीक है। ये तो था आपका 79 रूल। अब आपको 80 रूल बताता हूँ मैं। 80 नंबर का रूल क्या कहता है, ये लिखना, 80 नंबर का रूल क्या कहता है। किस रूल की बात करेंगे, रूल नंबर 80 की बात करता हूँ। ये लास्ट एंड फाइनल रूल आता है आपका। और उसके बाद मतलब कि जो छोटे मोटे रूल होते हैं वो अपने जितने की उपयोगी नहीं है, एग्जाम की दृष्टि से थे वो नहीं पढ़ेंगे। 80 रूल में क्या था, देखो ये तो आपको क्या था, ये आपके यहाँ तक की बात की, मैंने लो वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज की बात की। ये कहाँ तक की बात की थी, यहाँ तक की बात की थी। अब मैं करता हूँ HV एंड EHV। HV इसके नीचे की बात करता हूँ, इससे नीचे यदि भवन के पास गुजरती है लाइन तो उनकी दूरी कितनी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो लिख लो कि HV लाइन या EHV और हेड लाइन की भवन से दूरी, इसमें क्या लिखेंगे, HV ओवर हेड लाइन की भवन से दूरी कितनी होनी चाहिए, ये पूछेंगे। देखो अब ये दूरी दो प्रकार से मिलेगी, एक तो ऊर्ध्वाधर मिलेगी और एक लाइन पास के मिलेगी। तो भवन की छत से लाइन की ऊर्ध्वाधर दूरी, भवन की छत जैसे ये रहेगी, इसके ऊपर लाइन जाएगी, कौन सी, EHV की लाइन जाएगी, तो उसकी कम से कम दूरी कितनी होनी चाहिए। यदि मैं बात करूं हाई वोल्टेज में 33 kV तक की बात की जाए, हाई वोल्टेज में 33 kV से ऊपर की बात बाद में बताऊंगा, पहले 33 kV से नीचे की बात करूं। 33 kV तक बात की जाए तो 3.66 मीटर, 33 kV तक लिख लो पहले, 33 kV तक 3.66 मीटर होनी चाहिए। और 33 kV से ऊपर की बात की जाए, ये हाई वोल्टेज तक आ गए, ठीक है। हाई वोल्टेज से ऊपर 33 kV से ऊपर 132 kV से ऊपर सुपर एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन आती है। तो प्रत्येक 33 kV के अंश के लिए 1 फीट दूरी और जोड़ देनी चाहिए, 0.305 मीटर। उनकी प्रत्येक लिख लो, प्रत्येक 33 kV के लिए अतिरिक्त दूरी 33 kV तक तो है ही, ये 33 kV तक तो ये है, इससे आगे दी 33 kV और बढ़ेगा, ठीक है ना। जैसे 132 kV आ गया, अब 33 kV से आगे 132 kV के कितने अंश हो गए, 132 में 33 का भाग दे देंगे, फिर उसको इससे गुणा कर देंगे, किससे, तो 33 kV में 33 kV तो आ गया 3.66 आ गया, प्लस 0.305, ये कितना है, एक 33 kV की बात है। 2 33 kV में तो डबल कर देंगे, 3 33 kV जुड़ जाएंगे तो डबल कर देंगे, तो जैसे 1,32,000 kV आ गया, 2,20,000 kV आ गया, तो प्रत्येक 33 kV के लिए 3 मीटर दूरी जोड़ देंगे, अर्थात 1 फीट और जोड़ देंगे, 1 फीट और ऐड कर देंगे इसमें, जो ये फुट आते हैं ना इसमें 1 फीट और कर देंगे, ठीक है ना। जैसे ये कितनी थी, 12 फीट थी मान ले, तो जैसे 33 kV एक और आ गया तो 13 फीट कर देंगे, फिर एक 33 kV और जुड़ गया तो अब 14 फीट कर देंगे, फिर जो 33 kV जुड़ते थे 1-1 फीट और जोड़ते चले जाते हैं, जिसको कहते हैं, ये नियम कौन सा आता है, रूल नंबर 88 में आता है, ठीक है। तो ये तो थी बात है आपकी कि भवन से ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी होनी चाहिए। अब भवन की क्षैतिज दूरी की बात की जाए, ये कैसी थी, भवन की ऊर्ध्वाधर दूरी थी, ये कैसी थी, भवन की ऊर्ध्वाधर दूरी, ऊर्ध्वाधर की भवन से ऊपर की बात करें। अब भवन के पास से लाइन जाती है, जैसे क्षैतिज दूरी की बात करूं तो 11 kV तक कितनी आती है, मैं इसकी क्षैतिज दूरी की बात करता हूं, इस नियम में 80 नंबर के नियम में क्षैतिज दूरी की बात करता हूं, क्षैतिज दूरी की बात करता हूं। 11 kV तक की बात करूं, फिर 33 kV की बात करें, फिर 33 से ऊपर की बात करें तो 11 kV तक कितनी आती है, 1.22 मीटर आती है, 1.22 मीटर आती है। 1.22 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। इसमें कितने फुट होंगे, लगभग मानोगे 4 फीट होंगे। 4 फीट से कम बराबर की साइड में लाइन नहीं गुजरनी चाहिए 11 kV तक की। 11 kV से ऊपर की बात की जाए तो 33 kV तक कर लेते हैं। 33 kV 1.82 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए।
1.82 मीटर की मतलब कितनी आ गई, 8.2 आता है, कभी 8.3 मान लेते हैं, 8.3 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, ये 6 फीट आती है, 6 फीट से कम नहीं होनी चाहिए। और यदि उसके बाद बात की जाए 33 kV से ऊपर की बात की जाए तो जितने 1.83 मीटर जोड़े हैं उसमें से 0.35 मीटर प्रत्येक 33 kV के जोड़ने चाहिए, मैंने आपको प्रत्येक 33 kV तक जोड़ना चाहिए। तो माना कि इसमें 6 फीट आते तो एक 33 kV जुड़ता है, प्रत्येक 33 kV के लिए मान लेते हैं 1-1 फीट दूरी और बढ़ा देनी चाहिए। ये आता है क्षैतिज दूरी की बात करते हैं। और उसके बाद देखो लगभग और हेडलाइन में नियम हो गए कंप्लीट आपके, और मोटे मोटे रूप से ही आते हैं। एक चीज़ और आती है, जैसे कभी कम्युनिकेशन लाइन आती है, एक तो पावर लाइन आती है और एक कम्युनिकेशन लाइन है, तो नोट लगा के लिख लो। पावर लाइन व कम्युनिकेशन लाइन की बात करते हैं, उनके बीच की दूरी 6 फीट से कभी कम नहीं होनी चाहिए, उनके बीच की दूरी 6 फीट से कम नहीं होनी चाहिए, 6 फीट का अंतराल अवश्य होना चाहिए। दोस्तों ये तो था आपका भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 के अनुसार अपने जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हुआ मैंने आपको लिखवाए हैं, बताए हैं। फिर भी आपको किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो मेरे को कमेंट्स में लिखना, ठीक है। और दोस्तों यदि आपको इस नियम की पीडीएफ चाहिए, मैंने आपको पहले बताया है, तो मेरे को कमेंट जरूर कर देना कि सर पीडीएफ चाहिए, मैं आपको पीडीएफ और इसकी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू, धन्यवाद।